मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अंकुर वारिकू जेन्युइन है कि नहीं है? मेरे पास रेंटेड गाड़ी है एंड मैंने पैसे के साथ जो चुन के गलतियां कोई कर सकता है वो करी है। घर खरीदना है या रेंट करना है? अश्नीर ग्रोवर के साथ स्टोरी बताइए। इट्स अ ट्रू स्टोरी। व्हेन आई वाज बोर्न दे नेम्ड मी अश्नीर। आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं? 2 और आपने कबूला है? ओह एब्सोल्युटली। आप क्या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट करोगे? बिकॉज एक चीज मैंने नोटिस किया है, यू आर वेरी वेरी सेफ। मेरा काम बिल्कुल भी लोगों को समझाना नहीं है। आई एम अ टीचर। टेल मी अबाउट योर फेलियर्स एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। I had to fire 80 people for no fault of theirs. It is a responsibility to not be a part of anything that you don't believe or you would do yourself. सेल दिस बुक टू मी। मुझे ये बुक आपको बेचनी नहीं है क्योंकि I'll do a piss poor job of selling this book. सोशल मीडिया की दुनिया में जब भी आप किसी के साथ इंटरव्यू करते हो तो किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज देशभक्त में हमारे साथ जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं है, मैं ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं। लेकिन अंकुर वारिकू, एक प्रथा है हमारे इंटरव्यूज में कि भाई जिसके साथ हम इंटरव्यू करते हैं वो अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस करते हैं, और आपके साथ कॉम्प्लिकेशन ये है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कैसे करूं, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो, आप मोटिवेटर भी हो, आप इन्फ्लुएंसर भी हो। अंकुर वारिकू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। 30 सेकंड के अंदर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ आकाश, एंड फितरत से, सोच से, नज़रिए से, कंडक्ट से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद है। कॉम्प्लेक्स जितनी होंगी उनको सिंपल करना बहुत पसंद है। अब चाहे वो कंटेंट की दुनिया में हो, स्टार्टअप्स की दुनिया में हो, किताबें लिखने के लिए हो, किसी भी और चीज़ के लिए, आई थिंक द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज व्हाट डिफाइंस मी। तो बहुत मुश्किल है कि मुझे एक ही बक्से में कंटेन कर पाए, लेकिन जितनी अगर मैं कोशिश कर पाता हूँ तो एंटरप्रेन्योर इज द वर्ड टू गो। Okay, so the entrepreneur Ankur Warikoo, also very famous social media influencer and influencer, has a new book. ये third book if I'm not wrong. Book, yes. Make Epic Money. लेकिन हम भी तो कोई कम खिलाड़ी नहीं हैं। किताब के बहाने फंसा लिया अंकुर वारिकू को। किताब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी इंटेरोगेशन तो हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि देशभक्त में हम एक चीज कहते हैं, क्वेश्चन एवरीथिंग, और हमारे जो देशभक्त फैमिली है उससे भी हम कहते हैं कि भाई देखो, सवाल सबसे पूछो, हमसे भी पूछो, बनता है। एंड आज की दुनिया में जहां क्रेडिबिलिटी इज ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर कि बॉस लोगों के मन में क्या बात है। तो पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि अंकुर वारिकू जेन्युइन है कि नहीं है, एंड जेन्युइनिटी पता करने के लिए हम 3 सवाल पूछेंगे। वाह, ठीक है। और जो 3 सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं जहां तक इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेटर्स की बात है। शुरू करें? बिल्कुल। पहला सवाल, वो बॉय, अभी रिसेंटली आपका एक एपिसोड देखा फिर से, और ये मुझसे होता नहीं है। मॉर्निंग रूटीन सक्सेस के लिए, तो मैंने देखा, मैंने नोट्स बनाए मैंने यहाँ। तो सबसे पहला तो ये बताइए, 9:30 बजे आपको सोने जाना है। 9:30 बजे एडिटर मेरे सर पे नाच रहा होता है, एपिसोड मिक्स डाउन नहीं होता। कौन इंसान 9:30 बजे सोने जाता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बात बताइए, ये जो आप इतना जो ज्ञान देते हैं लोगों को, 9:30 बजे कैसे मैं सोने जाऊं कि सुबह 5 बजे उठूं? कौन सा नॉर्मल इंसान जाता है 9:30 बजे सोने? नहीं जा सकता। एंड इट्स अ ग्रेट स्टार्ट, क्योंकि आप जिस वक्त पे सो रहे हैं या जिस वक्त पे उठ रहे हैं वो जरूरी नहीं है। आप कितने वक्त के लिए सो रहे हैं, नंबर 1, एंड क्या आप सेम टाइम पे हर रोज सो रहे हैं और सेम टाइम पे हर रोज उठ रहे हैं कि नहीं। दैट इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक देन द एक्चुअल टाइम एट विच यू स्लीप और नॉट। तो हमारे लिए 9:30 काम करता है, शायद आपके लिए 11:30 काम करेगा, 1:30 काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग रात को प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुबह होते हैं। लेकिन अपनी बॉडी को कंफ्यूज ना करके उसको ये बताना कि यार सिग्नल आ गया सोने का वक्त, सिग्नल आ गया उठने का वक्त, दैट इज अ फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो, मैं 11:30 बजे सोने गया, मैं रेगुलर टाइम पे सोने गया और मैं एक रेगुलर टाइम पे उठा। तो व्हाट इज दिस होल हवा अबाउट द मॉर्निंग रूटीन? चलो मान लिया 5 o'clock, 8 o'clock, whenever gets up. What is this thing about morning routine कि मुझे उठ के गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद बोलना है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई। एडिटर जरा क्लिप चलाओ। I love you. I love you. I love you, Ankur. I love you. ये क्या है? मुझे नहीं, किसने ये बुलाया क्या गया है? ये क्या है? What is this? What is affirmation? I look at the mirror and say I love you. Actually, उसे क्या होगा? यार उससे I can't explain कि क्या होगा, but I can explain कि उसकी वजह से how I feel, which is
what I think would an affirmation So you do. actually go, आप जाते हो, Oh yeah, 100%. मिरर के सामने जाते हो रोज सुबह? Yes, आंखों में आंखें डाल के, हाँ, खुद की आंखों में आंखें डाल के। मेरे सामने मत करना आई लव यू। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं आंखों में आंखें डाल के आई लव यू 10 बार बोलता हूँ, मुस्कुरा के, राइट, कि एक पूरा जज्बात आना चाहिए, ये नहीं कि रूटीन क्योंकि बनाया हुआ है तो फिर बनाया हुआ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पूरे भाव के साथ, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे पॉज के साथ, कहीं किसी मोमेंट पे कुछ याद आ गया, कहीं कुछ हो गया, यू डू ऑल ऑफ दैट। बट एट अ ब्रॉडर लेवल आकाश, रूटीन से एक चीज़ जो मुझे लगता है मेरे लिए हुई है, दैट आई हैव बिकम ट्रस्टिंग ऑफ माई ओन promises to myself. What I mean by that is, हम अक्सर अपने आप से ना प्रॉमिस करते रहते हैं, इस साल वेट लॉस, इस साल पैसा, इस साल ये, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ तो। Anyways, हाँ सॉरी, हाँ फिर एंड जब वो वादा खुद से किया हुआ हम नहीं निभाते हैं, अब पार्ट ऑफ अस बिगिंस टू बिलीव, यार ये अगला वादा जो करेगा ना, भूल जाओ, नहीं होने वाला। लाइक 50% प्रोबेबिलिटी है, मन किया तो हो गया, नहीं किया तो नहीं हुआ। And you don't begin to even believe your own conviction to follow through your promise. मुझे लगता है कि रूटीन सबसे ज्यादा वो इंश्योर करता है, वेदर इट्स अ आधे घंटे का रूटीन, इट्स अ 3 घंटे का रूटीन, इट इज अ 1 थिंग रूटीन और इट्स अ 5 थिंग रूटीन, इमटेरियल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उस रूटीन पे आता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद मैंने 30 मिनट मेडिटेट किया सुबह। यहाँ ऑफिस जाने की वांदे लगे पड़े थे, 30 मिनट कौन मेडिटेट करता है सुबह उतना स्ट्रेस के अंदर? मैं आप 10 मिनट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर आप राइट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करिए, लेफ्टी हो तो राइट हैंड से ब्रश करिए। You're activating your brain. You're basically getting it all started. उसके बाद टेनिस, उसके बाद जिम, उसके बाद जिम। अरे मेरा 12 बज जाएगा दिन का अगर ये सब मैं करता रहूं। मेरे पास वक्त है, वो जिंदगी वैसे बन चुकी है, आप मत करिए ना ये सब। I am reading something from the Forbes magazine. It was published on the 9th of February 2022. You don't need a morning routine is the title. A strict isolating routine can stifle creativity. Morning routines often prescribe strict periods of isolation after waking up. Logic is your mind will have space to think. आप सोच सकते हो. लेकिन a 2010 study shows that high IQ, high achieving creative people are actually more likely to allow distracting stimuli into their daily work. ये मैं कोने में बैठ के सोच रहा हूं, क्रिएटिविटी आ रही है, विज़िवी मैं बिजी हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं और मेरा ब्रेन साइड में चल रहा है। Which one works? So the way that at least I figured for myself is ये morning routine मुझे exactly इस distraction period के लिए ready करवाता है। तो मेरा I don't go to an office anymore and I work from home. I have a lot of time on my hands. उस वक्त में मैं करता क्या हूँ? मैं genuinely कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, मैं बिल्कुल वेला होता हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ, मैं नोट्स लिख रहा होता हूँ, मैं कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ, कुछ कंज्यूम कर रहा होता हूँ, एंड उससे इंटरकनेक्शंस आते हैं। बट व्हाट आई हैव डन इज कि सुबह जो शुरुआत हुई, मेरे साथ तो वेला टाइम में मैं तो इंस्टाग्राम में ही फंस जाऊंगा, फिर स्क्रॉल करता रहूंगा। ये तो बस यही। So you are saying you are वेला and that वेलानेस is giving you the creative space. The boredom leads to the act of productivity. बट आप अभी भी इस बात पर अटल रहोगे कि ये वाला जो आर्टिकल है, you don't agree with it, कि this article is right and I actually follow the same thing. It's just calling it a morning routine because it says it's regimented. For me the morning routine is not regimented in the sense कि हाँ मैं हर वक्त ये काम कर रहा हूँ, but it's not isolation. नंबर 1, मैं ये नहीं है कि खुद के साथ बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। When I go to अरे मेडिटेट कर रहे हो तो खुद ही के साथ, बस वही है। वो तो I ठीक है, 100% would say कि हर एक इंसान को कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठना चाहिए। 100%. It's the scariest thing to do. अरे वो पंप चलाना होता है पानी के लिए, बहुत सारे थॉट्स आएंगे तो उसको, उसके बाद पंप चलाने के बाद फिर ऑफिस के लिए तैयार होना है, उसके बाद ट्रैफिक है, पंप चलाने और ऑफिस तैयार होने के बीच में। अच्छा ठीक है। दूसरा सवाल, चलिए मैंने मान लिया आपकी बात कि रूटीन और अपने साथ बैठना और मेडिटेशन इज गुड। दूसरा सवाल जो मुझे बहुत परेशान करता है, खासकर कि जो इन्फ्लुएंसर्स बात करते रहते हैं, घर खरीदना है या रेंट करना है? मैं परेशान आ गया हूं, मैं हर बार ये सवाल सुनता हूं और जो ज्ञान दिया जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज योर स्टैंड? घर खरीदना चाहिए या रेंट करना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए। कौन गाना बोलता है कि घर नहीं खरीदना चाहिए? इतने लोग बोलते हैं आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 15% कमाओगे, रेंट में आपका 5% जाएगा, एटसेट्रा। आई डोंट नो बट व्हाटएवर। एक पॉइंट पे खरीदना चाहिए। मैंने अभी किसी को ये बताया था कि यार अपने 20s में अगर तुम घर खरीदोगे, एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, तुम बेरली कमाना शुरू कर रहे हो,
तुम उस पर अपने EMI का बोझ डाल दोगे, छोटा घर खरीदोगे, वो कुछ ही सालों में और छोटा हो जाएगा, बच्चे आएंगे, बीवी आएगी, जो भी होगा वगैरह वगैरह, फिर उस कॉलोनी से, उस शहर से, उस सोसाइटी से, उस देश से जुड़ जाओगे। तो कोई अगर नोएडा से गुड़गांव भी जाने के लिए तो बोलेगा ना, तो मैंने यार अभी तो घर लिया था, कहाँ गुड़गांव मूव करेंगे, बैंगलोर हैदराबाद तो बहुत दूर की बात है। तो इट मेक्स यू इमोबाइल, इट मेक्स यू फाइनेंशियली चेन्ड, एंड इट्स नॉट इवन अ थिंग दैट विल लास्ट यू फॉर द लाइफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है बेइंतहा बेवकूफ़ी है अपने 20s में घर खरीदना, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू। जैसे जब मैंने ये वीडियो बनाया था, मैंने भी ये वीडियो बनाया था, बाय और रेंट अ हाउस, इनफैक्ट वन ऑफ द अर्ली वीडियोज इन 2020। तो लोगों का सबसे पहला रिएक्शन आया था कि अंकुर ये ना बैठ के बातें करना आसान होता है, मेरी तो शादी भी नहीं होगी अगर मेरा घर नहीं होगा। जब लैंडलॉर्ड पीछे से आके एक दिन बोलेगा कि घर खाली करो, तो सारे ये EMI कैलकुलेशंस गो आउट ऑफ द विंडो। वो अपने 20s में आप उस फितरत में रहते हैं जहां वो बहुत मोबाइल होता है, लाइक लिटरली यार ठीक है, गेटिंग इट देयर, पैक कर लिया है, रेंटल इतना कम है इन टर्म्स ऑफ नॉट एब्सोल्यूट अमाउंट बट एज अ वैल्यू परसेंटेज ऑफ द वैल्यू प्रॉपर्टी। लेकिन अपने 30s में आते आते जब आपकी इनकम बढ़ गई होगी, आपकी स्टेबिलिटी होगी, आपको पता आप इसी शहर में, इस सोसाइटी में, इस एरिया में रहना चाहते हैं, इस साइज का घर अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज मेक दैट कमिटमेंट। सो माई पेरेंट्स बॉट their फर्स्ट हाउस एट 50, I bought my first house at 40, the only house and the first house at 40. बट व्हेन आई सी पीपल 24-25 साल की उम्र में घर के EMI में फंस गए हैं, लाइक ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तीसरा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फाइनेंशियल गुरुज स्लैश इन्फ्लुएंसर्स स्लैश एंटरप्रेन्योर्स ऑन द इंटरनेट, क्या वो आपको अमीर बना सकते हैं? क्या वो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं? ये जो लाखों लोग बिलीव करते हैं आपको, should they believe you with their eyes closed? 100% no, absolutely foolish। मैं खुद की यकीन नहीं करूंगा अगर मैं अपने आप को रैंडमली किसी दिन देख लूं। दो चीज़ें हैं इसमें, नंबर एक आप किस पे भरोसा करते हैं, नंबर दो आप क्यों भरोसा करते हैं। किस पे करने का ना कोई यूजुअली लॉजिक नहीं होता है, एक फर्स्ट रिएक्शन होता है, कहीं के केमिस्ट्री आ जाती है वगैरह वगैरह, बट ओवर टाइम यू रियलाइज कि आप क्यों भरोसा करते हैं इस पे एंड कंटिन्यू टू। तो भरोसा ये नहीं है कि आप कोई गलती नहीं कर सकते, भरोसा ये है कि गलती करने के बाद क्या आप उस गलती को कबूल करते हैं एंड उसको करेक्ट करके उस गलती को होपफुली फिर से नहीं दोहराते। दैट इज वेयर ट्रस्ट गेट्स बिल्ड द मोस्ट एंड ट्रस्ट गेट्स ब्रोकन द मोस्ट। गलतियां करने से ट्रस्ट नहीं टूटता है। आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं? दो, एक था और आपने कबूला है? ओ एब्सोल्युटली, द डे इट हैपेंड। तो एक था, देयर वाज अ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉल्ड वॉल्ड, ये 2020 की बात है, एंड वो एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो एक्सचेंज था, बट व्हाट दैट ऑफर्ड वाज कि आप अपने जो भी खरीदे हुए क्रिप्टो हैं उनको डिपॉजिट कर सकते हैं टू अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। एंड आई इवेल्युएटेड द प्रोडक्ट माई सेल्फ, यूज्ड इट फॉर अबाउट 9 months, फाउंडर से बात करी, ये सब जितना मेरे से बन पाया वो सब मैंने किया। एंड देन आई स्पोक अबाउट दैट इन अ वीडियो विच वॉज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, सो दे पेड मी मनी फॉर डूइंग दैट एंड माई ओन मनी टू द एक्सटेंट ऑफ 30 lakhs वॉज इन्वेस्टेड इन दैट प्लेटफॉर्म एज अ कस्टमर, नॉट एज एन इन्वेस्टर। मैंने खुद का अपना पैसा उसमें डाला हुआ था बिकॉज आई जेन्युइनली लाइक द प्रोडक्ट, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया था। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट वॉज 22 जुलाई 22 में दैट कंपनी वेंट बस्ट, एंड उसके साथ सारे डिपॉजिट्स विच इंक्लूडेड माइन एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने वो रिकमेंडेशन दिया था, एंड there was unfortunately nothing that I could do about it. What is the kind of blowback जो आपको मिला? बहुत मिला यार, क्योंकि एंड राइटफुली सो मिला, क्योंकि पीपल वर लाइक यार तुमने बताया था, तुमने तो बोला था कि ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, तुमने बोला था कि यहाँ पैसा सेफ है, सबसे सही तरीका अपने क्रिप्टो को मैनेज करने का सो होता, ऑल ऑफ विच वॉज ट्रू एट द टाइम व्हेन आई सेड सो, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट टर्न आउट टू बी। एंड आई थिंक द बिग ब्लोबैक वॉज जस्ट ट्रस्ट शेकन, क्योंकि नेचुरली सो होना चाहिए कि यार इस इंसान पे भरोसा करे भी कि नहीं करे, बट ओवर टाइम you manage to gain that trust back, क्योंकि one, you don't repeat the same mistake, two, you admit it as soon as it happens. तो मुझे याद है कि जुलाई 4th था when it happened, instantly मैंने उस वीडियो पे जाके पूरा जो डिस्क्रिप्शन था वो हटाया और अपना एक पोस्ट लिखा कि यार ये सब हुआ है, मैं भी इसमें फंसा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है। मैंने फाउंडर को मैसेज लिखा है, उसका अभी तक जवाब नहीं आया, उसका जवाब आ गया था इंसिडेंटली, वो जवाब भी मैंने लिखा है, एंड वील सी हाउ इट गोज़। एंड फिर ऑफ कोर्स ट्रैकिंग इट, थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, बट इट वाज अ जोक ऑफ अ काइंड। एंड दूसरा वाज नॉट अराउंड अ प्रोडक्ट, एक स्टार्टअप कन्वेंशन हुआ था
नोएडा में. नोएडा में. It's called the World Startup Convention. एंड क्योंकि मैं स्टार्टअप की दुनिया से हूँ और मैं जेन्युइनली जो भी कुछ सीखा हूँ स्टार्टअप की वजह से सीखा हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लाइंडेड हूँ अराउंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम. लाइक कोई फाउंडर आएगा, प्यार मोहब्बत, तुझे जो चाहिए, आपको जो सीखना होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड एनीथिंग दैट इनकरेजेस स्टार्टअप्स, मैं थोड़ा फूलिशली उसकी तरफ ग्रेविटेट करता हूँ. सो दे हैड आस्क्ड मी टू स्पीक अबाउट द कन्वेंशन एंड इन्वाइट पीपल टू कम टू द कन्वेंशन. तो मैंने बोला ठीक है, मैं वो कर लूँगा. आई डिड टेक मनी फॉर दैट and I put it up as a reel on Instagram. What I didn't know is that they were using that reel to run ads for the convention. तो जब मुझे पता चला कि मैंने उनको बोला कि यार प्लीज़ मत करो क्योंकि दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द प्लान, मैं इस इवेंट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कन्वेंशन फॉर व्हाट इट होल्ड्स एज अ कॉन्सेप्ट को बोल रहा हूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट. एंड मैं मतलब चलो ठीक है, लाइक कर रहे हैं, देव स्टॉप्ड, but we'll see. It turned out to be a disaster in an organizational perspective. तो कुछ भी जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं डिलीवर हुए. Elon Musk was supposed to come apparently. It's like, नहीं, वो तो थैंकफुली जब मैंने बात करी थी वो Elon Musk वगैरह सब खत्म हो चुका था, बिकॉज वो उन्होंने एक फर्स्ट फेज लॉन्च किया था, which was like, oh, Elon Musk आ रहा है. I mean, that would have been a big red flag for me, but anyways. हाँ, exactly, right. So all of that was out. The only thing that was happening was, I think, one of the Mr. Piyush Goyal or Nitin Gadkari, one of the two were coming to inaugurate the event, which was a fairly reasonable thing, and ऐसा कोई भी high profile वो सब नहीं था. So, I'm just asking ये सवाल, और फिर मैं आपके बुक पर आता हूँ, is because before people कि भाई वो आप एपिक मनी कैसे बनाओगे वो आपको समझें, इससे पहले तो एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी वाला एक सवाल आता है. फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे देशभक्त पे बहुत लोग कहते हैं कि ये सब तो तुम पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि अच्छा कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर हो सकता है, कहीं ना कहीं तो पार्टी के तार जुड़े होंगे. अच्छा टीएमसी नहीं तो आम आदमी, नहीं तो कांग्रेस, नहीं तो कोई डीएमके नहीं बोला अभी तक. तो सो एंड आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट देम, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो कर तो वही रहा है ना, जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले रहा है. समवेयर इन देयर माइंड दैट इज देयर. I see that same crisis of credibility now come into the whole influencer zone, especially after the SEBI action वगैरह also. So as a prominent creator who talks about finance, of course inspiration, but finance is a big part of, and now it's going to be even a bigger part. Yeah. What would you then go and say कि लोगों को क्या careful रहना चाहिए? आप क्या दूसरे influencers को call out करोगे? Because एक चीज मैंने notice किया है, you are very very safe. You do not want to get into controversies. मैंने देखा है, आप call out नहीं करते हो किसी को. Why? I don't think it's any of my business too. मुझे so the three personality influences in my approach. One is I don't think कि किसी को diss करके, call out करके, अगर वो कुछ गलत काम भी कर रहा हो तो वो गलत काम लोग समझ जाएंगे. मेरा काम बिल्कुल भी लोगों को समझाना नहीं है. मैं ना अपने आप को आकाश एक अध्यापक के रूप में देखता हूँ. आई एम अ टीचर अध्यापक होता है, प्रिंसिपल होता है. हाँ, ठीक है, टीच. और मेरा काम पढ़ाना है. जेन्युइनली मेरा काम पढ़ाना है. बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है मुझे जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता. बच्चा पढ़ के उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहा है मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल एंड देयर एक्शंस. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर explaining what I feel they will benefit from. तो मैं तो रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स में एक बार पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, घुस गया गलती से और वहाँ ही इतना हाहाकार हो गया ना, नॉट हैपनिंग एट ऑल. तो नेवर आई डोंट फाइंड एनी जॉय इन इट. आई डोंट फाइंड एनी रीजन ऑफ डूइंग इट, एंड इट सर्टनली डजंट इवन बी लाइक यार मैं अपने आप को रोक के अपने आप को कुचल के, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये चीज कर रहा हूँ. इट डजंट इवन स्ट्राइक मी. चलो अब मुझे स्ट्राइक कर गया ना. हाँ जी. तो अश्नीर ग्रोवर के साथ स्टोरी बताइए. तो अश्नीर को मैं जानता नहीं हूँ. So why this thing? Why this animosity? I have no idea. So I have three explanations. Explanation one is he is certainly by all factual measures a more successful entrepreneur than I am. भारत पे उसने बनाया, अच्छे से बनाया, यूनिकॉर्न किया, forget everything else जो हो रहा है, but he got it to a reasonably very large size and scale. तो it's possible कि अगर कोई रैंडम अंकुर वारिकू और अश्नीर ग्रोवर को कंपेयर करेगा, he'll take offense. Okay. मतलब मैं कहाँ वो कहाँ. So that's one. Second is my father's name is Ashok.
My mother's name is Neerja. It's a true story. When I was born, they named me Ashneer. How wild would that have been? That would have been wild. That would have been wild. तो 2018 में मैंने फेसबुक पे एक वीडियो बनाया था इस किस्से को एक्सप्लेन करके, बिफोर अश्नीर हैड बिकम अ पब्लिक फिगर, शार्क टैंक वगैरह वो सब, कि यार ये मेरी कहानी है, मेरी पैदाइश जब हुई थी तो माँ पापा ने इन अ मोमेंट ऑफ क्रिएटिविटी अश्नीर मेरा नाम रख दिया था एज अ मिलन ऑफ अशोक एंड नीरजा, लेकिन एज माई मॉम टेल्स मी, आई डोंट हैव एनी वे ऑफ वैलिडेटिंग दैट, मैं जब 3 साल का था प्ले स्कूल वगैरह जा रहा था, मैं एक दिन वापस आया और बोला कि माँ आज से मेरा नाम अंकुर है, एंड माँ ने बोला हाँ ये अच्छा नाम है, एंड तब से मेरा नाम अंकुर पड़ गया. तो इट कुड बी कि ही थॉट आई वाज टेकिंग अ डिग एट हिम, क्योंकि वो वीडियो ना इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया था काफ़ी टाइम बाद, बट ओरिजिनल 2018. ये तो मैंने वही है कि माई मौसी वांटेड टू नेम मी अंतरिक्ष, थैंकफुली दे केम डाउन टू आकाश. सो But that would have been there. बट फॉर एग्जाम्पल a Vivek Bindra, massive controversy. Sandeep Maheshwari talks about him. He sort of semi-exposes himself. Now Maheshwar Perry is going after him. There has been a complaint that has been lodged now with the economic offences wing also. As a creator who talks about these things, who has his own online courses, do you think इनके बारे में बात नहीं करना चाहिए, इनको कॉल आउट नहीं करना चाहिए? यार, you know the way that I think about this, आकाश, कोर्सेज तो बहुत दूर है. अगर पैसे की भी बारे में बात करें कि इतने ज़्यादा लोग स्कैम में फंस जाते हैं, करेक्ट, बैड इन्वेस्टमेंट एडवाइस में फंस जाते हैं, तो इनको नहीं रोकना चाहिए या इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहिए. एंड द वे दैट आई थिंक अबाउट दिस इज कि ये दुनिया का एक क्लेंजिंग प्रोसेस है और एक इंसान के लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है. देयर इज फ्रैंकली नथिंग दैट यू कैन डू टू प्रिवेंट इट एक्सेप्ट गिव योर सेल्फ द ईगो मसाज कि मैंने अपनी पावर ऑफ पोजिशन में कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. I would call it responsibility. It is a responsibility to not be a part of anything that you don't believe or you would do yourself. I don't personally think it is my responsibility to tell people what is wrong in the world, because then there is no stopping. There is genuinely no stopping. Like मेरे पास कोई डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है. ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी का राजा हूँ या किसी प्रदेश या प्रजा का कोई सेवक हूँ या सेवियर हूँ, तो मैं पैसे के बारे में क्यों बोलूँ? कल को अगर मैं किसी को पिटते हुए देख रहा हूँ मैं उसके बारे में भी बोलूँगा. फिर परसों में कोई फिल्म स्टार के साथ कुछ हो रहा होगा मेरे का, उसके बारे में भी ओपिनियन होगा. तो देन इट इज एंडलेस एंड यू ऑफन फॉल इनटू द ट्रैप वेयर यू बिगिन टू बिलीव यू शुड हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरीथिंग बिकॉज इट्स इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड. क्योंकि मेरी वैसी सोच ही नहीं है एंड मैं अपनी जिंदगी वैसे नहीं जीता हूँ, it just becomes very easy for me to just shy away. I know I'm just मैं इस पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा ही लेबर कर रहा हूँ, लेकिन I have seen videos YouTube में जहां आपको what is that guy's name? Dev Gadvi. You are compared to him. Would you like to be compared with somebody like a Dev Gadvi? I have no idea. Who apparently shows off his Ferrari cars and sells courses, for example. बढ़िया. मैं तो फिर मतलब the comparison is just null and void at that point itself. तो आप कभी फेरारी गाड़ी और मेरे पास रेंटेड गाड़ी है. मैं एक 10 लाख रुपए की रेंटेड गाड़ी चलाता हूँ. हमें कोई शौक नहीं है. एक घर है, एक गाड़ी है. हम ट्रैवल पे बहुत पैसा खर्च करते हैं एंड वो भी कभी दिखाएंगे नहीं, तो मैं कभी भी सेल्फी नहीं खींच रहा हूँ अपनी फ्लाइट पे या कुछ ऐसा. We're very happy and content as a family, and we generally have no material. So anybody who then comes to social media या कोई social media जो consume भी कर रहा हो, उसको आप ये कैसे बताओगे कि आप अपनी credibility, कोई खुद भी अगर social media कर रहा हो या आप किसी को देख रहे हो social media पे, आप उसकी credibility कोई बचाएगा कैसे या कोई गेज कैसे करेगा? Consistency. For me it is consistency. मेरे लिए सबसे तो पता है credibility का क्या एक बहुत fascinating चीज़ है आकाश. It is not so much about the right or the wrong credibility. It is about what is the credibility in the first place. It's the similar thing to corporate office culture. Corporate office culture ना right या wrong नहीं होता है, consistent होता है. जैसे Amazon है. Amazon का corporate culture बहुत लोग बोलते हैं toxic है. बहुत लोग बोलते हैं यार यहीं सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. Now there is no absolute way of measuring that. The distinct thing is कि Amazon का culture ना disputed नहीं है. किसी को डाउट नहीं है कि वो कल्चर है क्या. अब चाहे वो आपके लिए सही है या नहीं है, दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कोई शक या शिकवा नहीं है कि वो कल्चर है क्या. इट्स द सेम थिंग विद क्रेडिबिलिटी. अंकुर वारिको को आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आकाश बैनर्जी को आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, देशभक्त का कंटेंट अच्छा लगता है नहीं लगता है, वारिको का कंटेंट अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो आपकी चॉइस है. बट देशभक्त का कंटेंट ना कंसिस्टेंट है. कोई
शक या शिकवा नहीं है कि वो कंटेंट किस बारे में होगा, किस चीज पे होगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, एंड सो ऑन. दैट इज द मैसेज दैट गोज आउट एंड देन पीपल ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट बेसिस व्हाट दे वांट टू कंज्यूम और नॉट. तो मैं हूं यार, अगर आपको लंबोर्गिनी देखनी है, फरारी देखनी है और मेरी रोलेक्स देखनी है, तो मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खरीदता हूं, ना मैं आपसे छुपा रहा हूं, मुझसे वो कभी दिखेगा ही नहीं. तो अगर आपको वो पसंद है तो बहुत लोग हैं जो आपको वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, कंसिस्टेंटली देंगे, एंड आप उसी के पीछे जाइए. लेकिन अगर आपको एक साधारण सा इंसान चाहिए जो बस बकता रहता है, बोलता रहता है, तो जो गाड़ी दिखाकर, फेरारी दिखाकर व्यूज बटोर रहा है, सब्सक्रिप्शंस बेच रहा है, कोर्सेज बेच रहा है, तो उसको देखकर आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? यार मुझे पर्सनली नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि कोई भी अपने 30s 40s में अगर अपनी जिंदगी अच्छे से जिया है, उसे इंस्टेंटली पता होगा कि ये ढोंग है. और जो अपने 20s में अभी तक जिंदगी नहीं जिया है, उसको वो ढोंग एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा कि वो ढोंग है. इस लाइक ना, वो माँ बाप है, मैं भी हूँ ना, वो बच्चों को हम जितना भी बोलते ना कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, जब तक वो करेंगे नहीं ना, तब तक वो नहीं सीख सकते. वो ढोंग वाला पार्ट पता नहीं, आई एम ऑल्सो, पता नहीं लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता. बट एनीवेज, लेट्स गेट टू द बुक मेकिंग एपिक मनी. बट बिफोर वी गेट टू द बुक, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको जरा. मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो हाथ रखिए बुक के ऊपर. हाँ जी, शपथ लीजिए कि मैं इस बुक के बारे में और जो भी कहूंगा सच कहूंगा. जो भी कहूंगा इस बुक के बारे में सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं. अपने बैकग्राउंड के बारे में जो भी कहूंगा सच कहूंगा. मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. So Ankur, I want you to first and foremost tell people, before making epic money, and I like this line, Variku has been terrible with his money nearly all his life. One of the reasons why I said, बॉस ये तो अब बैठ के बात करनी होगी, is because मैं परेशान आ चुका हूं सारे इन्फ्लुएंसर्स बात करके कि they are the most successful people in the world, उनसे कोई जिंदगी में गलती नहीं हुई, आप ही गधे हो, और आप अगर देखोगे तो आपसे भी गलतियां नहीं होंगी. So first and foremost, आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा, I want you to start. For those who, ये तो बताना भूल गए. So हमारा कनेक्शन भी एक छोटा सा कनेक्शन है, वहां से शुरू करते हैं, हिंदू कॉलेज से, और आप मुझे हिंदू कॉलेज से 3 मिनट में यहां तक लाएंगे विथ गलतियां. बिल्कुल. तो आकाश और मैं हिंदू कॉलेज में साथ पढ़ते थे, डिबेटिंग क्लब में काफ़ी हमने साथ में काम किया है. मैं फिजिक्स कर रहा था, आकाश हिस्ट्री कर रहा था, एंड मेरा पूरा का पूरा अरमान ज़िंदगी का सिर्फ एक ही था, स्पेस साइंटिस्ट बनना. मुझे डॉक्टरल करना था. मैं यूएस गया, 2 साल में पता चला कि नहीं करना चाहता हूँ, ड्रॉप आउट करके वापस आया, MBA किया, एंड फिर 3 साल कंसल्टिंग में नौकरी करी. बहुत सीखने के लिए मिला. 2009 में मैं स्टार्टअप फाउंडर बना, एंड तब से स्टार्टअप करता आ रहा हूँ. एंड मैंने पैसे के साथ जो चुन के गलतियाँ कोई कर सकता है वो करी है. फॉर एग्जाम्पल, 2012 में जब मैं स्टार्टअप फाउंडर था, एकदम पीक पे, पैसे भी कमाने शुरू कर लिए थे, अच्छा सा पैसा आ रहा था. मेरे को लगता था कि जो लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, वो अव्वल नंबर के गधे हैं. क्योंकि पैसा सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए, स्टार्टअप खोलिए, स्टार्टअप. तो कुएं का मेंढक इतना बड़ा था मेरे दिमाग में, जहां मुझे स्टार्टअप के बियॉन्ड कुछ और दिखता ही नहीं था. एंड टिल 2019 मैंने अपना पूरा का पूरा पैसा सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, विच इंक्लूडेड माई ओन स्टार्टअप एंड अदर स्टार्टअप्स. जब मैंने 2019 में अपने स्टार्टअप के CEO पोजीशन से स्टेप डाउन करके ब्रेक लेने की सोची, एंड कोविड आया, एंड एवरीथिंग वेंट completely still, I had 5 months of money in my bank and a lot of paper wealth. तो मैं नियर बाय का फाउंडर हूँ, उसकी इक्विटी है, इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, इसमें किया, पर घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि पैसा नहीं था, वो सिर्फ कागज पे हस्ताक्षर थे. एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी व्हाट अ डम पर्सन आई वाज, थिंकिंग लाइक द वे आई वाज थिंकिंग. वन एग्जांपल ऑफ मेनी. 2009 में जब मैंने पहली बार थोड़ा बहुत पैसा कमाया स्टार्टअप की दुनिया से, तो पहले ही क्या किया, एक फरीदाबाद में रेजिडेंशियल घर खरीद लिया लोन लेके. 4 साल बाद जब पैसे की ज़रूरत थी तो वो घर बेचा. एंड व्हेन आई डिड द मैथ, विच आई एंड अप डूइंग, क्योंकि मुझे नंबर्स बहुत पसंद हैं,
इंटरेस्ट पे करके, ब्रोकरेज पे करके, टैक्सेस पे करके, रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करके, वो सब कुछ पे करके मैंने जो रिटर्न कमाया था वो एफडी से भी कम था। लेकिन मैंने वो घर महंगे में बेचा था फ्रॉम व्हाट आई बॉट। जस्ट सो डम, सो यूजलेस, एंड ऑफ कोर्स आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बट फेलियर्स, गाड़ी.com एंड secondshadi.com, ये मुझे भी नहीं मालूम था। हम भी रिसर्च करते हैं, हम भी रिसर्च करते हैं। I know. टेल मी अबाउट योर फेलियर्स एज एन एंटरप्रेन्योर आल्सो। Yeah, my failure as an entrepreneur have been limited, but in number, but extremely impactful in what happened and the impact it left on me. सबसे बड़ा failure Nearby में ही था। तो Nearby मैंने शुरू किया था 2015 में। It was funded by Sequoia। बहुत शान से, बहुत शोर गुल से हमने स्टार्टअप शुरू किया। 2019 तक मैंने चलाया, लेकिन 2016 में ही, एक साल बाद ही, आफ्टर रेजिंग मनी, वी वर रनिंग आउट ऑफ मनी, एंड उस टाइम पे हम फंडिंग नहीं उठा पाए थे, एंड हमारे कुछ 420 लोगों की टीम थी, एंड आई हैड टू फायर 80 पीपल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, एंड दिस माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ ले ऑफ। उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने पूरी मेहनत करी है, बहुत अच्छे लोग हैं, एंड क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं, क्योंकि आई हैव अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, we had to cut down on our costs, and one part of that was laying off people. That hit me like a rock. I became a different person overnight. This was one. Second, in 2017 जब हमने Paytm को Nearby की डील में बेचा, we thought that Nearby will become a really big thing, क्योंकि अब तो Paytm है, it's a really large thing, Demon around तभी हुआ था, so it had become this massive brand in the country, but none of that transpired, none of that happened, right? So I couldn't take Nearby to anywhere close to the destination that I had imagined for myself when I started. जब मैंने step down किया, we were about a 500 crore company in sales. Why did you step down then? Because I knew that my time being spent there is not going to change the outcome of the company. वो हो चुका था। Okay. Like the outcome was nearly sealed. तो मेरे वहाँ रहने से it was just a massive opportunity cost. And So was it a problem with the Paytm folks? No, not at all. It was just a mismatch of how platforms behave. क्योंकि Paytm पे जो इंसान जाता है वो बहुत अलग यूज केस के लिए जाता है, Nearby पे जो जाता है बहुत अलग यूज केस से जाता है। हम अपनी धुन में सोच रहे थे नहीं दोनों मिल जाएंगे तो कुछ अलग ही दुनिया मिलेगी, पर नहीं होता है ऐसा। Okay, so you then came on to YouTube, और YouTube में सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी आपको लेकर है वो आपके सजेशंस को लेकर और आपके बैकग्राउंड को लेकर नहीं है, आपके एड्स को लेकर है जो कि बहुत ज्यादा है। So what is this logic? Because I know कि आप मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हो, तो आपने अपना मार्केटिंग दिमाग लगाया यूट्यूब में। हम यहाँ हम भी कुएं में मेंढक है, हम यहाँ डंके की चोट पर कहते हैं देशभक्त ने आज तक एक पैसा नहीं लगाया मार्केटिंग में, वी आर हैप्पी, बट वो हम अपने छोटे से दुनिया में वी कैन ब्रैग अबाउट इट। बट आई थिंक आपके मार्केटिंग थॉट प्रोसेस है कि भैया अगर लोग जानेंगे नहीं तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, और क्या हम फ्यूचर में और भी देखेंगे कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एड्स देंगे अपना? श्योर। तो थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है आकाश। कंटेंट मेरे लिए एक सेल्स इंजन नहीं है, एक ट्रस्ट इंजन है। इसका मतलब जब मैं कंटेंट बनाता हूं, मैं कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो आप कोई भी मेरा कंटेंट देख लेंगे, उस पर कभी भी मेरे कोर्सेज का बिजनेस, विच इज द मेन बिजनेस दैट आई रन, उसका कभी जिक्र नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने ये बनाया वो बनाया। माई कंटेंट इज कंप्लीटली फ्री, नॉट बिहाइंड अ पे वॉल। मैं यूट्यूब पे अपने एड्स भी नहीं चलाता हूँ, विच कुड ईजिली अर्न मी मल्टीपल करोड्स, बट नो, everything is absolutely free because I want people to hopefully trust me कि यार ये इंसान पूरी शिद्दत के साथ हर हफ्ते आके ये कंटेंट बनाता है, हेल्पफुल होता है, सालों से करता आ रहा है, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। एंड देन आई रन अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एड्स इंजन। वो एड एक दूसरे यूट्यूब चैनल से चलता है, एक दूसरे इंस्टाग्राम चैनल से चलता है, उसका कुछ मेरे मेन चैनल से लेना देना नहीं है, सिर्फ मेरा चेहरा कॉमन है, बट कहीं भी मेरा कंटेंट उन एड से बेनिफिट नहीं करता है। एंड द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग इज रीच टू पीपल विद अ वैल्यू प्रोपोजिशन कि यार ये अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, टाइम मैनेजमेंट हो या कम्युनिकेशन हो या ऑल द अदर कोर्सेज दैट वी हैव 8 इन नंबर नाउ, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स के साथ 3 वादे आते हैं।
इट्स कंप्लीटली ऑन डिमांड, तो आप जब भी करना चाहें आप कर सकते हैं. इट्स लाइफ टाइम एक्सेस, तो आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं. एंड इट्स 100% रिफंड. कोर्स अगर काम नहीं करेगा तो पूरे का पूरा पैसा वापस, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. Which is a huge proposition in this courses business, particularly in our country. And those ads then ride on the trust that I have built. तो लोग जब मेरा ad देखते हैं और किसी XYZ का ad देखते हैं, they are likelier to respond to my ad because they have seen my content, which over years has given them hopefully helpful content. ये फनल काम करता है और मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है. So you have YouTube, you have courses, and now you're writing books. This is the third book. Yes. यहाँ आदमी एक वीडियो निकालने में हम परेशान हो जाते हैं. आप किताबें लिख रहे हैं, तो ये किताब मैं क्यों पढ़ूं? ये किताब आप इसलिए पढ़िए. कहते हैं sell this book to me. हाँ, sell this book. नहीं, I don't think I'll be so to give you the way that this was sold. This is the introduction of the book, हाँ. And ये English में है तो मैं English में ही पढ़ूंगा. Congratulations. You've picked the least likely author of a book on money. I'm not an expert. I don't have the right degrees, and my money history is pretty disastrous. So if you're skimming this online or in a bookstore, this is your chance to escape, my friend. Put this book away. So I, on the first page, I'm saying, मुझे ये book आपको बेचनी नहीं है, क्योंकि I'll do a piss poor job of selling this book. तो मैं लखपति करोड़पति नहीं बनूंगा ये किताब पढ़ के. इस किताब से आप वो जिंदगी अपने लिए बना सकते हैं जो आप जेन्युइनली हमेशा चाहते थे, लेकिन आपको लगता था कि बहुत मुश्किल है बनाना. बिकॉज दिस बुक विल ट्रूली टेल यू हाउ टू मेक एपिक मनी. व्हाट इट विल नॉट टेल यू इज हाउ टू गेट रिच फास्ट. व्हाट इट विल नॉट टेल यू is how to become an overnight success, because I don't even know how to play that game. It will not tell you which stocks to pick. It will not tell you which mutual funds to invest in. It will tell you the slow, boring journey of taking charge of your money and living life the way that you always desire. But then the question is that चलो ठीक है, आपने बिजनेस बनाया, आपने बिजनेस बेचा. How do you then become a business guru or a financial coach? मैं आप के recommendations क्यों पढ़ूं? क्योंकि इसमें recommendations है ही नहीं. इसमें कुछ ऐसा नहीं है which is like आप अगर ये खरीदेंगे या ये खरीदेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे. It is all about the approach. So this book is a manual for you to manage your money, through which you will end up making money if you commit to that process. It is not about कि आप ये करो, क्योंकि उसके लिए तो किताब लिखने की जरूरत ही नहीं थी. वो तो एक वीडियो में ही बना देता मैं. Correct. ये 4-5 स्टॉक खरीद लो, 3 महीने के अंदर इस प्राइस पे जाने वाले हैं, यू आर वेलकम. वो तो करने की जरूरत ही नहीं. वो तो मैं कर भी नहीं सकता हूँ और मैं करता नहीं भी हूँ. This book is an approach. It's a manual. So it's more of the thinking of how you approach to money. Is that so? No, a part of it is thinking, but a part of it is very prescriptive on कि something as fundamental as mutual funds खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है. Correct. People don't know that. ये हमारी दुनिया में ना बहुत obvious होता है, but people are. मुझे आकाश ऐसे सवाल आते हैं कि अंकुर आपने बोला कि इस स्टॉक को खरीदिए और फिर ये कंपाउंड करेगा, लेकिन स्टॉक तो मैंने एक बार खरीदा है, तो ये बढ़ेगा कैसे? एंड आई एम लाइक भाई Correct. मतलब ये तो इतना समझाना पड़ेगा और इतनी पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमारा जो पूरा वो ISB और ये सब वगैरह वगैरह वो बायस किल करके यू विल हैव टू एक्ट लाइक समबडी हु इज इन टियर 2 इंडिया एंड हैज नो आइडिया बियॉन्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट. इसीलिए ये किताब दिखने में इतनी मोटी लगती है, पर है नहीं बिकॉज बहुत आसान भाषा में और बहुत बड़े बड़े खुले स्पेसेस के साथ. इट्स अ वेरी इजी रीड. आप 2-3 घंटे में आराम से इस बुक को पढ़ सकते हैं. Okay. Ankur Warikoo, make epic money. So if of course you trust, again हम नहीं बेच रहे हैं यहाँ. अगर आपको इनकी बातें सही लगी, अगर आपको लगता है कि ये genuine बंदे हैं, तो जरूर have a look at it. Ankur, really appreciate your joining us. It has been a pleasure. Absolute pleasure. Thank you so much. Wishing you all the best for your latest book. Thank you so much, man. All the best.